नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम आपकी पूरी परीक्षा वाणी की जो प्रैक्टिस बुक है उसके MCQs को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी, उसका पूरा रिवीजन हो जाए, MCQ के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, एक जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके सारे फैक्ट हैं एक जगह पर आपको मिल जाए। ये हमारी इस सीरीज की तीसरी क्लास है और इसमें हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था। जैसा आप जानते हैं, हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं। तो पहले दो वीडियोस में हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के पोर्शन को देख रहे हैं। आज हम 101 से लेकर 150 तक के प्रश्नों को कवर कर जाएंगे। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित आपने यहां पर करना है। एक तरफ पूरा स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ यहां से जो हमें जानकारी मिली है या जो इनकी विशेषता है उसको बताना है। पहला दिया है हुडली। हुडली आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। यहां से हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है। दूसरा है मलारी गांव। मलारी से हमें सोने का मुखौटा मिला है, तो यह भी आपका सही है। फल सीमा से हमें शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव मिला है, यानी मानव की योग करते हुए मुद्रा हमें मिली है। और बनकोट से हमें 8 ताम्र मानव आकृतियां यहां पर प्राप्त हुई हैं। तो पहले का हो जाएगा 1, दूसरे का हो जाएगा 2, तीसरे का 4 और चौथे का 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 4 3 इसका सही विकल्प है। तो 1 2 4 3 कहां पर है? तो 1 2 4 3 यहां पर सही कोई दिया नहीं है, तो आपने 1 2 4 3 को याद करना है, ठीक है। इनकी पोजीशन आपस में चेंज कर दिए, इसको 1 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए। ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो विकल्पों में कोई भी सही आंसर नहीं है, यह आपका सही यहां पर उत्तर है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको देख लेते हैं। नीले रंग के शैल चित्र, जैसा हमने कहा, उत्तरकाशी के हुडली से मिले हैं। मलारी गांव जो चमोली में है, यहां से शवधानों की खोज 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने करी थी। इसके बाद मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 2 बार सर्वेक्षण करवाया गया, एक बार 1983 में, एक बार 2001 में। 2001 वाला जो सर्वेक्षण था, वहां पर हमें 5.2 kg का स्वर्ण मुकुट, जो मुख आवरण है, वो यहां से मिला है। योग मुद्रा में मानव आकृतियां फल सीमा से मिली है, अल्मोड़ा से, और 8 ताम्र मानव आकृतियां पिथौरागढ़ के बनकोट से हमको मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीनगर पवार राजवंश का संस्थापक कौन था? श्रीनगर में पवार वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आपका यह है। पवार वंश की जब स्थापना होती है, आप जानते हैं पवार वंश की स्थापना चांदपुरगढ़ में होती है। चांदपुरगढ़ में इसका जो संस्थापक था वो कनकपाल था। इसके बाद इसकी राजधानी चेंज होती रहती है, देवलगढ़ जाती है, श्रीनगर जाती है। तो यहां राजधानी कौन लेकर गया था? यहां राजधानी अजयपाल लेकर गया था। तो श्रीनगर में पवार वंश को स्थापित करने वाला या श्रीनगर को राजधानी बनाने वाला राजा कौन है? अजयपाल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए पवार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो भी अजयपाल को टिक करेंगे, ठीक है। तो चांदपुरगढ़ में कनकपाल, श्रीनगर में अजयपाल और टिहरी के अंदर सुदर्शन शाह, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अजयपाल को लेकर, उनको देखते हैं। अजयपाल पवार वंश के सबसे प्रमुख राजा माने जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? तो अजयपाल आनंदपाल द्वितीय के पुत्र थे। इनके पिता का नाम आनंदपाल द्वितीय है। पवार वंश का वास्तविक संस्थापक अजयपाल को ही माना जाता है। कतूरियों को हराकर उनका स्वर्ण सिंहासन अजयपाल ने ही छीना था और उसे छीनकर चांदपुरगढ़ में लाए थे अजयपाल। क्वेश्चन आता है, किस पवार शासक ने कतूरियों का स्वर्ण सिंहासन छीना था? अजयपाल ने छीना था। कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक कौन था? ये थे अजयपाल, ठीक है। गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने वाला पहला और एकमात्र शासक कौन है? ये भी अजयपाल है। अजयपाल के द्वारा स्थापित धूली पाथा, जिसको धर्म पाथा भी कहा गया, इसका वजन कितना होता था? इसका वजन 2 kg का होता था, ठीक है।
अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से राजधानी स्थानांतरित करी थी देवलगढ़ में, इसको भी ध्यान रखेंगे। देवलगढ़ में इसने अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर का निर्माण भी करवाया। क्वेश्चन आता है पंवारों की राज देवी कुल देवी कौन थी? राजराजेश्वरी देवी। इनका मंदिर कहां पर है? देवलगढ़ में स्थित है, अजयपाल ने बनाया था। 1517 में राजधानी इसने श्रीनगर में स्थानांतरित करी। 1512 में यह देवलगढ़ ले गया था और श्रीनगर 1517 में ले गया। हालांकि एक पेपर में पूछा गया था राजधानी कब स्थानांतरित हुई, वर्ष आपको विकल्प में 1515 दिया गया था। तो अगर 17 विकल्प में ना हो तो 15 को ही आप टिक करेंगे। पहला पंवार शासक था अजयपाल, जिसने केंद्रीय सेना का निर्माण किया। तो केंद्रीय सेना का निर्माण करने वाला पहला पंवार शासक कौन था? अजयपाल था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने अजयपाल के बारे में जाने। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? तो कुमाऊं को पुराणों में क्या कहा गया है? इसका पौराणिक नाम क्या है? कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और अगर यही क्वेश्चन गढ़वाल के बारे में होता, गढ़वाल का पौराणिक नाम क्या है? गढ़वाल का पौराणिक नाम केदार खंड है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको देखते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्म या कच्छप अवतार यहां पर हुआ था। तो पहला क्वेश्चन, क्रांतेश्वर पर्वत कहां है? इसे कांदेव पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके चंपावत में है। यहीं पर भगवान विष्णु का जो कूर्म अवतार था, कच्छप अवतार था, वो हुआ था। क्रांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड का जो पूरा क्षेत्र था, इसे कुर्मांचल कहा जाने लगा। स्कंद पुराण में मानसखंड कहा गया है कुमाऊं के लिए, बाद में इसे कुर्मांचल कहा जाने लगा। यही कुर्मांचल संस्कृत जो नाम था, आगे चलकर प्राकृत में कुर्म हो गया और हिंदी में ये कुमाऊं बन गया। ठीक है, तो कुमाऊं आपके हिंदी का शब्द है, कुर्म आपके प्राकृत का है, कुर्मांचल आपके संस्कृत का है। ठीक है, और भगवान विष्णु का जो कच्छप अवतार हुआ था वो किस पर हुआ था? क्रांतेश्वर पर्वत। नेक्स्ट है, ग्वारख्या उडियार शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां हमें मिली हैं। इसमें मानव और पशुओं की आकृति क्रमशः आपने बतानी है। क्रमशः बतानी है यानी पहले मानवों की और फिर पशुओं की बतानी है। तो मानवों की हमें यहां से 33 आकृतियां मिली हैं और 8 आकृतियां हमें पशुओं की मिली हैं। 33 और 8 टोटल हो गए 41। तो क्रमशः बताना था, ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 33 को टिक नहीं करेंगे क्योंकि पहले आपको मानवों का बताना है, फिर आपको पशुओं का बताना है। ग्वारख्या उडियार को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको देख लेते हैं। ग्वारख्या गुफा या ग्वारख्या उडियार आपके डुंगरी गांव चमोली में स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नदी तट पूछा जाता है, जैसे लाखू उडियार किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर। इसी प्रकार ग्वारख्या गुफा डुंगरी गांव में अलकनंदा के तट पर है। यहां से हमें मानव, भेड़, बारहसिंघा, लोमड़ी, इन सभी के रंगीन चित्र देखने को मिलते हैं। यशोधर मठपाल ने इस गुफा का अध्ययन किया था। इस गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय पुरातत्वविदों की नजर में लाने का जो श्रेय जाता है वो राकेश भट्ट को जाता है, लेकिन अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है वो यशोधर मठपाल को जाता है। इनके अनुसार यहां से हमें 41 आकृतियां मिली हैं। 33 इसमें मानव की है, 8 इसमें पशु की है। यहां पर मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। क्वेश्चन बन सकता है, मनुष्य को किस स्थान पर त्रिशूल आकार में दिखाया है, या ग्वारख्या गुफा में मनुष्य को किस आकार में दिखाया है? त्रिशूल आकार। यहां का मुख्य विषय क्या है? तो यहां का जो ग्वारख्या उडियार है, मुख्य विषय है पशुओं को हांका देकर घेरना। गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है और अध्ययन करने का श्रेय यशोधर मठपाल को जाता है, जैसा हमने ऊपर बात करी। अगला है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं पर निम्न में से कत्यूरी वंश के किस राजा का शासन था? देखिए, कत्यूरी वंश का कौन सा राजा था जो शासन कर रहा था कुमाऊं में जब सोमचंद कुमाऊं के अंदर आया और चंद वंश की स्थापना करता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मदेव। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए, गढ़वाल के अंदर और कुमाऊं के अंदर कौन कौन शासन कर रहे थे? गढ़वाल में शासन कर रहे थे उस समय भानु प्रताप। जब कनकपाल यहां पर आता है, भानु प्रताप की बेटी से शादी करता है और पंवार वंश की स्थापना चांदपुरगढ़ में कर लेता है। इसी प्रकार काली कुमाऊं के क्षेत्र में, कुमाऊं के अंदर जो कत्यूरी राजा थे ब्रह्मदेव, ये शासन कर रहे थे। सोमचंद कुमाऊं में आता है, वही कहानी है, ब्रह्मदेव की बेटी के साथ शादी करता है और चंपावत वाले इलाके में
राजबुंगा का किले का निर्माण करता है और वहीं पर चंद वंश की स्थापना करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही विकल्प यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पवार वंश के शासक मानशाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो मानशाह काफी फेमस राजा थे पवार वंश के, इनसे संबंधित 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, यह चंद शासक रुद्रचंद का समकालीन था। तो पहला वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा, ये रुद्रचंद के भी समकालीन था। ठीक है, इसके अलावा ये लक्ष्मी चंद का भी समकालीन था। इसके समय चंद शासकों ने 8 बार आक्रमण किया और ये चंद शासकों नहीं थे, केवल चंद शासक था। एक चंद शासक था लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद इसी रुद्रचंद का पुत्र था। लक्ष्मी चंद ने 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था और हर बार ये पराजित हुआ था। अपने अंतिम प्रयास में इसने गढ़वाल के सेनापति जो उस समय खतर सिंह था उसको इसने मार दिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में और उसी के मृत्यु के बाद कुमाऊं में एक त्यौहार की शुरू होती है, खतड़वा त्यौहार। क्वेश्चन आता है खतड़वा त्यौहार किसके काल में शुरू हुआ? लक्ष्मी चंद के काल में। इसने 8 बार आक्रमण किया था मानशाह के ऊपर यानी गढ़वाल के ऊपर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह सर्वाधिक समय तक राज करने वाला पवार शासक था। ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं बताना था, तो ऑप्शन सी यहां पर सही नहीं है। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला पवार शासक अगर पूछा जाएगा तो वो आपके प्रदीप शाह हैं। प्रदीप शाह ने 1717 से लेकर 1772 तक शासन किया था। ठीक है, तो सबसे लंबी अवधि उनकी है, मानशाह की नहीं है। तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय में मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है? तो त्रिशूल आकार में अभी हमने देखा था ग्वारक्या उडियार में मनुष्यों को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कतूरी शासक ललित शूर राज्यारोहण के 21वें और 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं जिनके अनुसार इनका राज्यारोहण हुआ था। देखिए, जो ललित शूर देव हैं इसे कतूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। ललित सूरदेव किसका पुत्र था? ये पुत्र थे इष्टगण देव के। इष्टगण देव कौन है? जो कि निम्बर देव के पुत्र थे और पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का पहला प्रयास इन्होंने ही किया था। इन्हीं के पुत्र का नाम था ललित सूरदेव और कतूरी वंश के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो ताम्रपत्र हमें मिले हैं वो इसी ललित सूरदेव के मिले हैं। इनके शासन के 21वें और 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र हमको मिले हैं, पांडुकेश्वर से प्राप्त हुए हैं, जिसमें इनके राज्यारोहण की तिथि 832 ईस्वी बताई गई है। ऑप्शन ए सही आंसर यहां पर हो जाएगा। तो ललित सूरदेव का राज्यारोहण कब माना जाता है? 832 ईस्वी में माना जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि किस कतूरी नरेश को धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया है? तो बराह अवतार इन्हीं ललित सूरदेव को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, पवार शासक मानशाह के दरबारी कवि भरत को निम्न में से किस मुगल शासक ने सम्मानित किया था? तो भरत कवि के बारे में हमने कल के वीडियो में, उससे पहले वाले वीडियो में भी बात करी थी, पहले वाले पार्ट में, क्योंकि शुरुआत में हम पूरी उत्तराखंड की हिस्ट्री के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो कवि भरत के बारे में हमने देखा था कि इसने अजय पाल को गढ़वाल का युधिष्ठिर कहा है, मानदेय काव्य की रचना करी है संस्कृत भाषा में और ये मानशाह के दरबारी कवि थे। कवि भरत को जहांगीर ने भी सम्मानित किया है। जहांगीर ने कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कब उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था? तो देखिए, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड हुआ कब था? यह होता है 1 जनवरी 2007 से। नाम बदला गया था दिसंबर 2006 में और 1 जनवरी से नाम परिवर्तित हो जाता है, लागू हो जाता है। अब क्योंकि जनवरी 2007 तो दिया नहीं है विकल्प में, तो दिसंबर 2006 इसका आंसर हो जाएगा। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील, न अपील और न दलील? तो किस कमिश्नर के काल को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काल कहा जाता है? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। यह कहा जाता है जॉर्ज विलियम ट्रेल के काल को। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विलियम के शासनकाल को, जो विलियम ट्रेल था, इसके शासनकाल को न वकील, न अपील, न दलील का काल कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं विलियम ट्रेल को लेकर, उनको देख लेते हैं। यह कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। कौन? विलियम ट्रेल। इसने कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया था। पूरी कुमाऊं कमिश्नरी को कितने परगनों में बांटा था ट्रेल ने? 26 परगनों में।
अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में डाक सेवा की शुरुआत इसी के द्वारा करवाई गई। हालांकि गार्डनर के काल में हुई, लेकिन जो मेन व्यक्ति था और उसको जो विस्तार करता है वो ट्रेल करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि उत्तराखंड में सबसे पहले डाक व्यवस्था, डाक सेवा किन दो क्षेत्रों के बीच में शुरू हुई, अल्मोड़ा और श्रीनगर। विलियम ट्रेल के द्वारा पटवारियों के पद भी सृजित किए गए थे। 9 पटवारियों के पद इसने सृजित किए थे 1819 में। कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना करता है 1822 में विलियम ट्रेल। अगर हम इसके शासनकाल की बात करें, 1816 से लेकर 1835 तक यह कुमाऊं का कमिश्नर रहता है। कुमाऊं में आबकारी विभाग किसने खोला था? विलियम ट्रेल ने 1822 में। 1822 में ही इसने खच्चर सेना का गठन किया था। क्यों किया था? हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, कूली बेगार प्रथा के समाधान के लिए खच्चर सेना बनाई थी इसने। 80 साला बंदोबस्त किया इसने 1823 में। ट्रेल पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा, क्योंकि कुछ प्रमुख मंदिरों को लेकर के, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर के जो मार्ग थे उनका निर्माण ये करवाता है, तो इस पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ट्रेल के द्वारा डबल लॉक व्यवस्था लागू करी गई 1824 में। साल वनों की कटाई पर इसने प्रतिबंध लगाया था 1826 में, और वन प्रबंधन का पहला प्रयास ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन आएगा, साल वनों की कटाई पर किसने प्रतिबंध लगाया? ट्रेल ने। कब लगाया? 26 में। ठीक है। अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक की नियुक्ति इसने करी 1833 में, हाल ही में पूछा गया है। अल्मोड़ा जेल इसने 1816 में खोली। पौड़ी जेल की स्थापना 1821 में करी। इसकी एक किताब है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी। किसकी किताब है? विलियम ट्रेल की किताब है। विलियम ट्रेल के शासनकाल को जैसा हमने ऊपर देखा, न अपील, न दलील, न वकील का काल कहा गया है, तो इसके काल की जांच के लिए काफी आरोप इसके ऊपर लगे थे शुरुआत में। तो ट्रेल गर्दी कहा गया था उसको जब ये अपनी मनमानी करता था, और उसकी जांच के लिए एक अधिकारी भेजा गया था, मिस्टर ग्लेन। 1822 में आया था। तो क्वेश्चन आएगा, ट्रेल गर्दी की जांच के लिए किस अधिकारी को भेजा गया था? मिस्टर ग्लेन को भेजा गया था। ट्रेल को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था एटकिंसन ने कि ट्रेल एक न्यायिक कमिश्नर थे। तो ट्रेल को न्यायिक कमिश्नर किसने कहा है? पहला क्वेश्चन तो यही है, किस कमिश्नर को न्यायिक कमिश्नर कहा गया है? विलियम ट्रेल को। किसने कहा? एटकिंसन ने कहा। और ट्रेल के शासनकाल को मां बाप सरकार कहा था एटकिंसन ने। तो ट्रेल के काल को लेकर क्या क्या उसने काम किए, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, कौन उसकी जांच के लिए आया, और एटकिंसन ने इसको मां बाप सरकार कहा और न्यायिक कमिश्नर इसके बारे में कहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 में। उसी के साथ उत्तराखंड में भी यह समाप्त करी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पेपर में आया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो रुद्रचंद की कई सारी रचनाएं हैं जो पेपर में आती हैं। जैसे एक रचना है इसकी त्रैवर्णिक धर्म निर्णय। ये रचना किसकी है? ये रचना आपके रुद्रचंद की है, जो कि चंद्रवंश का शासक था। इसके अलावा इसकी एक रचना और है, उषा रागोदय। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। कुछ जगहों पर उषा रागोदय लिखा है, कुछ जगहों पर उषा रुद्रगोदिया लिखा है। तो एक ही चीज है, एक ही नाम है, दोनों को याद करेंगे, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? चंद राजा रुद्रचंद की हैं। इसके अलावा एक रचना इसकी और है जिसका नाम है सैनिक शास्त्र। सैनिक शास्त्र जो ये रचना है यह पक्षी आखेट पर आधारित है। ये रचना भी किसकी है? रुद्रचंद की है। ठीक है। हालांकि कुछ जगहों पर सैनिक शास्त्र रचना रूपचंद की बताई गई है, माना जाता है वो रूपचंद रुद्रचंद ही था। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडियन, इसे कंपेनियन करना, ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडियन की उपाधि किसे दी थी? तो कंपेनियन ऑफ इंडिया यह उपाधि अंग्रेजों ने दी थी पवार शासक कीर्ति शाह को। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा। कीर्ति शाह को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। कीर्ति शाह ने 1887 से लेकर 1913 तक टिहरी पे शासन किया था। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? रानी गुलेरिया इनकी संरक्षिका थी। ठीक है। कीर्ति शाह की जो शिक्षा होती है मेयो कॉलेज अजमेर से होती है। क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से किस शासक ने अजमेर के मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करी? कीर्ति शाह। टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना भी कीर्ति शाह ने करी थी 1891 में। इसके अलावा इनके शासन काल में स्वामी रामतीर्थ
टिहरी में आए थे 1902 में, और इनको कीर्ति शाह ने धर्म संसद में भाग लेने के लिए कहां भेजा था? आप सभी जानते हैं, जापान भेजा था। तो स्वामी रामतीर्थ किसके शासनकाल में आए थे टिहरी में? कीर्ति शाह के। 1902 में आए, इनको जापान भेजा गया। इनके लिए कीर्ति शाह ने टिहरी के अंदर एक भवन बनाया जिसे गोल कोठी के नाम से जाना जाता है। स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में जल समाधि ली थी 1906 में, इन्हीं के शासनकाल में। कीर्ति शाह की तारीफ किस वायसरॉय ने करी है? तो कीर्ति शाह की तारीफ लैंसडाउन ने करी है। इसको भी ध्यान रखेंगे, लैंसडाउन उस समय भारत का वायसरॉय था और उसने उस समय के भारत के जो राजा थे उन सभी को यह सलाह दी थी कि आपको कीर्ति शाह की तरह बनना चाहिए। टिहरी में बिजली लाने का श्रेय भी कीर्ति शाह को दिया जाता है। हिंदी टाइपराइटर का आविष्कारक भी कीर्ति शाह को ही माना जाता है। हालांकि बाद में इन्होंने कॉपीराइट बेच दिए थे, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा किस पवार शासक ने हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किया, तो कीर्ति शाह का ही नाम आप टिक करेंगे। कीर्तिनगर की स्थापना भी ये करते हैं 1894 में। टिहरी में किसान कल्याण बैंक की स्थापना करते हैं। टिहरी में घंटाघर का, जो टिहरी घंटाघर है जो अब बांध में डूब चुका है, इसका निर्माण करवाते हैं कीर्ति शाह 1897 में। टिहरी में पहला मदरसे की स्थापना भी कीर्ति शाह ने करी थी। टिहरी में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना भी कीर्ति शाह ने करी थी। कीर्ति शाह को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई थी 1900 में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि किस पवार शासक को इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी दी गई? कीर्ति शाह। कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि इनको 1898 में दी गई और नाइट कमांडर की उपाधि इनको 1901 में दी गई। तो ये पूछा गया है, ये हमारा मूल प्रश्न है, हो सकता है अगली बार ये पूछा जाए। नेक्स्ट है, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। तो गढ़वाली नामक समाचार पत्र आपके देहरादून से आता था और इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। देखिए, एक संस्था का गठन किया जाता है तारादत्त गहरोला के द्वारा 1901 में, जिसका नाम था गढ़वाल यूनियन। इसी गढ़वाल यूनियन के द्वारा एक पत्र निकाला गया गढ़वाली, 1905 में देहरादून से यह पत्र आता था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पत्र को लेकर, उनको देख लेते हैं। इसके पहले अंक में सत्यशरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था। गढ़वाली समाचार पत्र के जो पहले संपादक थे वो गिरिजा दत्त नैथानी थे। इसके बाद इसके संपादक तारादत्त गहरोला बनते हैं और फिर बनते हैं विशंबर दत्त चंदोला। तीन ही इसके संपादक थे। 1952 तक यह अखबार चलता है। सबसे लंबे समय तक विशंबर दत्त चंदोला संपादक रहे थे। गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह विशंबर दत्त चंदोला को ही कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में पत्रकारिता का भीष्म पितामह ये भी चंदोला को ही कहा जाता है। गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक पूछेगा तब आप गिरिजादत्त नैथानी को यहां पर टिक करेंगे। तो तीनों को याद करेंगे, पत्रकारिता का पितामह या भीष्म पितामह उत्तराखंड में, गढ़वाल में चंदोला, लेकिन गढ़वाल में जनक कौन है? गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, नेक्स्ट है, छागलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो देखिए, छागलेश का प्रशस्ति लेख जो हमें मिला है, छागलेश वंश का, कहां से मिला है? यह हमें लाखा मंडल से मिला है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है लाखा मंडल से जो हमें एक खंडित शिलालेख मिला है वो किस वंश का है? तो वो है आपका छागलेश वंश का। वही क्वेश्चन है कि छागलेश का प्रशस्ति लेख कहां से मिला है? लाखा मंडल से। इस खंडित अभिलेख में 7 राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला नाम नरपति जयदास का है और अंतिम नाम अक्षत का है। किन वंश के राजा हैं? छागलेश वंश के। कहां से मिला है इनका लेख? लाखा मंडल से मिला है। नेक्स्ट है, किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था? देखिए, उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया जाए या उत्तर प्रदेश में रहने दिया जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था जॉर्ज कमेटी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी थी, इसीलिए जॉर्ज कमेटी कहा गया। इस कमेटी ने उधम सिंह नगर का दौरा किया था। 29 जुलाई सन 2000 में इसने उधम सिंह नगर का दौरा किया था और इसके बाद आप जानते हैं 1 अगस्त को उत्तराखंड का जो गठन को लेकर के विधेयक था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, वो लोकसभा से पारित हो जाता है। तो किस समिति की सिफारिशों पर उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया? जॉर्ज कमेटी। किस कमेटी को गठित किया गया था? जॉर्ज कमेटी। नेक्स्ट है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? देखिए, कुमाऊं के आपको कम से कम शुरुआत के 6 कमिश्नर पता होने चाहिए। कुमाऊं का पहला कमिश्नर था ई गार्डनर, कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। ठीक है, दूसरा कमिश्नर जो कुमाऊं का था वो था विलियम ट्रेल।
विलियम ट्रेल के बाद जो कमिश्नर बनता है वो गोबान बनता है, ठीक है। गोबान के बाद बनता है लूशिंगटन, लूशिंगटन के बाद बनता है बेटन और बेटन के बाद बनता है हेनरी रैमजे। तो शुरुआत के 6 का क्रम आपको पता होना चाहिए। चौथा कमिश्नर पूछा है, लूशिंगटन यहां पर हो जाएगा। लूशिंगटन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको देखते हैं। 1838 से लेकर 1848 तक ये कुमाऊं का कमिश्नर रहा। नैनीताल का नगरीकरण इसी के काल में शुरू हुआ। नैनीताल नगरपालिका के लिए जो अधिनियम आया था 1842 में, वो भी इसी के तहत आया था, इसी के काल में आया था। नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति किसने करी थी? जैसे अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक नियुक्त किया था ट्रेल ने 33 में, उसी तरह नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन नियुक्त किया था लूशिंगटन ने, ठीक है। इसके अलावा बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण इसी ने करवाया था। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन भी इसी के द्वारा करवाया गया था। यात्रा मार्गों पर स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति इसी के द्वारा, लूशिंगटन के द्वारा करी गई थी। आजाद कुमाऊं कमिश्नरी का गठन भी इसी के द्वारा किया गया था 1839 में। 1839 में गढ़वाल और कुमाऊं जिलों की स्थापना भी की जाती है और 1839 में ही इसी के काल में जो कैप्टन हडल्स्टन था, इसने श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना करी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं लूशिंगटन को लेकर के। एक और क्वेश्चन लूशिंगटन को लेकर याद करेंगे, लूशिंगटन के दामाद का नाम क्या था? इसका जो दामाद था उसका नाम था हेनरी रैमजे। क्वेश्चन आता है, रैमजे ने किसकी पुत्री के साथ विवाह किया था? इसी लूशिंगटन की पुत्री के साथ, ठीक है। और रैमजे किसका चचेरा भाई था? यह भी क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया है। जो भारत का वॉइसरॉय था डलहौजी, इसी का चचेरा भाई था हेनरी रैमजे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस पुस्तक से उत्तराखंड राज्य के विषय में ज्ञान या जानकारी नहीं प्राप्त होती है? तो देखिए, उत्तराखंड के बारे में जानकारी अष्टाध्यायी से मिलती है, रघुवंशम, हर्षचरित से मिलती है। जो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है बीजक, इससे हमें उत्तराखंड के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य संगौली की संधि हुई थी। संगौली स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह क्वेश्चन भी पेपर में आया है। देखिए, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य में एक संधि होती है नवंबर 1815 में, जिसे संगौली की संधि कहा जाता है और इस संधि की पुष्टि नेपाल करता है मार्च 1816 में। 4 मार्च को करता है 1816 में संगौली की संधि की पुष्टि होती है नवंबर में। अलग अलग डेट्स दिए गए हैं अलग अलग जगहों पर, आपने पहला रेफरेंस 28 नवंबर 1815 की डेट को रखना है। इसकी पुष्टि 4 मार्च को होती है 1816 में। संगौली की संधि, संगौली आपके वर्तमान बिहार में पड़ता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा गलत है चलिए देखते हैं। पहला, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक का जो क्षेत्र है इसे मानस खंड कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। माया क्षेत्र से लेकर हिमालय तक का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं केदार खंड। तो दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों एवं दलितों का आंदोलन था? तो शिल्पकार दलितों का आंदोलन था आपका डोला पालकी आंदोलन। जैसे हमने बात करी थी, इसके बारे में डिटेल में देखा था। जयानंद भारती के नेतृत्व में यह आंदोलन होता है। शिल्पकारों को विवाह के दौरान डोली पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी, उसी व्यवस्था के खिलाफ इस आंदोलन को किया गया जिसे डोला पालकी आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट है, गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? देखिए, गुरु रामराय की बात करते हैं, ये उत्तराखंड में आते हैं फतेहपति शाह के शासन काल में और इन्हीं के द्वारा गुरु रामराय को यहां पर आश्रय दिया गया था। गुरु रामराय को फतेहपति शाह ने 3 गांव दान में दिए थे, जिसमें खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी आपके शामिल हैं, ठीक है। कहा जाता है कि 1675 में ये श्रीनगर में आए थे और उसके बाद 1676 में ये देहरादून पहुंच गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे? तो अकबर से मिलने उसके दरबार में जाने वाले चंद शासक थे आपके रुद्रचंद। ऑप्शन डी। लास्ट में देखा था लाहौर में इन दोनों की मुलाकात होती है 1588 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बात का संबंध संगौली की संधि से नहीं है?
संघौली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच होती है। 4 मार्च 1816 को गोरखाओं के द्वारा इस संधि की पुष्टि की जाती है। इसमें कुछ बातें कही गई थी, कुछ इसमें शर्तें थी, जैसे गोरखाओं ने अपनी दक्षिण सीमा के निचली भूमि स्तर पर अपना दावा बनाए रखा, तो ये गलत हो जाएगा। गोरखाओं ने दक्षिणी सीमा का जो निचले इलाका था, पूरा उत्तराखंड का इलाका, इसमें से अपना जो अधिकार था उसको छोड़ दिया था। तो पहला वाला आपका गलत है और यही आपने बताना था। दूसरी संधि कि गोरखा सिक्किम से भी अपनी सेना हटा लेंगे, यह भी सही है। गोरखाओं ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया था संगौली की संधि के तहत, यह भी आपका सही है। पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जो काठमांडू में रहा? वो था आपका ई गार्डनर। जो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था, वो काठमांडू में नियुक्त होने वाला पहला ब्रिटिश रेजिडेंट भी था, इसको ध्यान रखना। गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए, ये भी सही था। इसके अलावा एक और पार्ट था इसका संधि का कि गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने की सहमति यहां पर बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को निम्न में से क्या नहीं कहा गया है? तो पुराणों में मानसखंड और केदारखंड यानी जो उत्तराखंड है आज का, इसको क्या कहा गया है? इसे उत्तरखंड कहा गया है, ब्रह्मपुर कहा गया है, खसदेश कहा गया है, अलकापुरी इसे नहीं कहा गया है, जो संयुक्त क्षेत्र है मानसखंड केदारखंड को। ठीक है, तो उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश कहा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। आदि जो पूर्वज थे मनुष्यों के, मनु, उनका निवास स्थल है अलकापुरी, और जो कुबेर हैं उनकी राजधानी भी कहां है? अलकापुरी। नेक्स्ट है, कुमाऊं एवं गढ़वाल पर कितने वर्षों तक रहा गोरखाओं का शासन? तो देखिए, कुमाऊं पर गोरखाओं ने 1790 में शासन किया था 1815 तक। गढ़वाल पर इन्होंने 1804 में शासन किया था 1815 तक। तो कुमाऊं में लगभग 25 वर्ष, गढ़वाल में लगभग 10.5 वर्ष, 11 वर्ष। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में उत्तराखंड क्षेत्र या स्थान के नाम, उनके संदर्भ को सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। एक तरफ नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनमें क्या क्या चीजें मिली हैं, उनके प्राचीन नाम वो दिए गए हैं आपको। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला दिया है हेमवत या हिमवंत हम जिसको कहते हैं। तो बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए, गढ़वाल के लिए हेमवंत कहा गया है। तो पहले का हो जाएगा, वैदिक काल में गढ़वाल का नाम हेमवंत हमें देखने को मिलता है, या बौद्ध साहित्यों में गढ़वाल का नाम हमें ये मिलता है। दूसरा अलकापुरी, तो अलकापुरी आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। ज्योतिषपुर की बात करें तो ये बाणासुर की राजधानी है, और तपोवन की बात करें तो ये लक्ष्मण जी की तपस्थली है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। 1 4 3 2 हमें यहां पर दिख गया, हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, अंततः नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि कब स्वीकार करी गई? तो नेपाल ने संगौली की संधि को मार्च 1816 में, और अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा 4 मार्च 1816 को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। धनपति कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी, यह आपका सही है। पुलिंद राजा सुबाहो की राजधानी श्रीनगर थी, यह भी सही है। सम्राट भरत का जन्म बद्रिका आश्रम में हुआ था, यह गलत हो जाएगा। इनका जन्म कर्ण आश्रम में हुआ था। ठीक है, कर्ण आश्रम जो आपके कोटद्वार के नजदीक है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था, बद्रिका आश्रम में नहीं। तो आपने सुमेलित नहीं बताना था, ये वाला सुमेलित नहीं है। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग कहा गया है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिका आश्रम के बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो अलकनंदा जहां से आती है, संतोपत ताल से, संतोपत ग्लेशियर से, वहां से लेकर के बद्रिका आश्रम तक का जो इलाका है, बद्रीनाथ धाम तक का जो इलाका है, पूरे को अलकापुरी कहा जाता था। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही वाला बताना है, चलिए देखते हैं। क्रांतिवीर नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का निर्माण गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। पहला वाला तो गलत है, क्योंकि इसका निर्माण आप जानते हैं कालू मेहरा ने किया था 1857 की क्रांति में। दूसरा, राज्य की भाषा कुमाऊनी में पहला अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ था, यह वाला आपका सही हो जाएगा। अल्मोड़ा अखबार यहां पर आना शुरू हुआ था। कुली बेगार संबंधी रजिस्टर को 13-14 जनवरी 1921 को मालिनी नदी में फेंक दिया गया था, यह गलत हो जाएगा। मालिनी में नहीं फेंका था, सरयू नदी में फेंका था। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1915 में हुई, तो यह भी गलत हो जाएगा, 1912 में हुई। केवल ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में उत्तराखंड के इतिहास पर प्रकाश नहीं डाला गया है? तो किस पुस्तक से हमें उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है? यह है आपका बाबर नामा। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त करी थी? यानी गोरखाओं को पराजित किसने करा था? अंग्रेजों ने किया था। लेकिन गोरखाओं के हाथ से सत्ता जाने के बाद अंग्रेजों को तो मिली, लेकिन किस अंग्रेज को मिली थी? तो पहला जो कुमाऊं का कमिश्नर था, ई गार्डनर। बहुत कम समय तक, लगभग 9 महीने ही ये यहां पर कमिश्नर रहा। उसके बाद इसे नेपाल दरबार में भेज दिया गया था ब्रिटिश रेजिडेंट बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित करी गई थी? तो जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1932 को होती है देहरादून में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक फिलिप चैटवुड बर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? देखिए, गढ़वाल राइफल्स की अगर हम बात करते हैं, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना होती है 5 मई 1887 को होती है। अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है और इसे लैंसडाउन लाया गया था नवंबर 1887 में, और उसी के साथ यहां पर छावनी का निर्माण भी किया गया। तो 1887 इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं गढ़वाल राइफल्स को लेकर, उनको देख लेते हैं। गढ़वाल राइफल का गठन 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में किया गया। लैंसडाउन कब आई थी गढ़वाल राइफल्स? नवंबर 1887 में। गढ़वाल राइफल्स किसके सुझाव पर बनी थी? गढ़वाल राइफल्स गठित करने का सुझाव बलभद्र सिंह नेगी ने दिया था। लैंसडाउन में युद्ध स्मारक कब बना? 1923 में बना था। रॉयल गढ़वाल राइफल्स, इसको नाम कब दिया गया? तो रॉयल नाम इसको 1945 में दिया गया। आजादी के बाद नाम इसका गढ़वाल राइफल हो गया। ठीक है, जो पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे उत्तराखंड से, दरबान सिंह नेगी, 1914 में जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था, वो आपके गढ़वाल राइफल से ही संबंधित थे। 1/39 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे। और जो दूसरे हैं गब्बर सिंह नेगी, ये भी गढ़वाल राइफल्स के थे, 2/39 गढ़वाल राइफल से। गढ़वाल राइफल का जो युद्ध जय घोष है वो है जय बद्री विशाल। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन होता था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन, जो ब्रिटिश गढ़वाल का प्रमुख होता था, उसे डेप्यूटी कमिश्नर कहा जाता था। देखिए, पूरी कुमाऊं कमिश्नरी थी। कुमाऊं का जो प्रमुख होगा, पूरी कुमाऊं कमिश्नरी का जो प्रमुख होगा, वो तो आपका नॉर्मल कमिश्नर होता था, जिसे कुमाऊं कमिश्नर कहा जाता था। गढ़वाल का जो प्रमुख होता था गढ़वाल जिले का, उसे डिप्टी कमिश्नर कहते थे। ठीक है, राजा सुदर्शन शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया था? तो गोरखाओं को पराजित किया था अंग्रेजों ने, और यह पराजित 1814 में किया था। उसी के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को आधा राज्य दिया और आधा राज्य अपने पास रख लिया। नेक्स्ट है, कप्तान हेयरसी ने निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारवरिक कहा है? तो कुमाऊं का अर्ल वारवरिक किसको कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। किसने कहा था? कैप्टन हेयरसी ने कहा था। अगर हम हर्षदेव जोशी की बात करें तो इसे कुमाऊं की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। काली कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं, कुमाऊं का किंग मेकर इसी को कहा जाता है। जो महापंडित थे राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा है। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन काल में उत्तराखंड के विद्या अध्ययन केंद्र कर्णाश्रम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो कर्णाश्रम को लेकर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। पहला, इस स्थान का संबंध शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम से है। तो पहला वाला पॉइंट आपका सही है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म यहीं पर हुआ था, यह भी आपका सही है। यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है, यह भी सही है। वर्तमान में यह उधम सिंह नगर जिले में है, तो यह गलत हो जाएगा। कर्णाश्रम काफी सिंपल है, पौड़ी जिले में है, कोटद्वार के नजदीक स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1929 में किस तिथियों में गांधी जी और नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा, कौसानी की यात्रा करी थी? तो महात्मा गांधी कुमाऊं में पहली बार आए थे 1929 में, जिसके बारे में कई बार हमने बात करी है। 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक 1929 में कुमाऊं की यात्रा पे रहे। इनके साथ नेहरू भी रहे और इसी दौरान 12 दिनों तक ये कौसानी में रहे थे। नेक्स्ट है, बहादुराबाद स्थान जहां से 1951 में ताम्र उपकरण और मृद भांड की खोज की गई है, किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड में ताम्र उपकरण मृद भांड मिले हैं बहादुराबाद से 1951 में, और ये आपके हरिद्वार में है। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1951 में मिले थे। बाद में बहादुराबाद का 1953 में पुरातात्विक खनन किया गया, प्रॉपर यहां पर खुदाई करी गई यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही वाला बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में बद्रिका आश्रम में तपस्या करी थी। तो यह गलत हो जाएगा, इन्होंने अपनी तपस्या देवप्रयाग में करी थी। ठीक है,
दूसरा, निम्बर वैष्णव मत का अनुयायी था। तो जो कतूरी शासक था निम्बर देव वो शैव मत का अनुयायी था, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्ण आश्रम में करी है, यह सही हो जाएगा। ठीक है, कालिदास ने कर्ण आश्रम को क्या कहा है? कालिदास ने इसे किसलय प्रदेश कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक के लिए कारावास की सजा हुई थी? पेशावर कांड को हमने कई बार एक्सप्लेन किया है। पेशावर कांड की घटना 23 अप्रैल 1930 को होती है। ठीक है, जिसमें यह अपने अधिकारी जो कैप्टन रिकेट था उसके आदेश को मानने से मना कर देते हैं। जो निहत्थे अफगान आंदोलन कर रहे थे पेशावर के किस्सा खानी बाजार में, उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है गढ़वाली को और उनकी सेना को, ये मना कर देते हैं और इसी जुर्म में इन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और इनको और इनके साथियों को जेल में डाल दिया जाता है। इनकी पैरवी कर रहे थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको जो सजा होती है वो 11 साल 3 महीने 18 दिन की इनको कैद होती है। इसको आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। इनके वकील कौन थे? मृत्युदंड इनको नहीं दिया जाता, इनको 11 साल की सजा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? तो शिल्पकार शब्द का प्रयोग दलितों के लिए किया था हरिप्रसाद टमटा ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है शिल्पकार शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? हरिप्रसाद टमटा ने 1911 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रवंश के शासनकाल में सिरती क्या था? तो चंद्रवंश के शासनकाल में सिरती एक प्रकार का टैक्स था, यह एक भूमि कर था। ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। चंद काल के करों के ऊपर, गोरखा काल के करों के ऊपर ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बने हुए हैं, आप सारे टैक्स सिस्टम के बारे में वहां से जान सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रवंश के जो कर थे इनकी जानकारी हमें किस ताम्रपत्र से मिलती है? एक ताम्रपत्र है मूनाकोट ताम्रपत्र। मूनाकोट ताम्रपत्र चंद्रवंश के टैक्स से संबंधित है। यह ताम्रपत्र लक्ष्मी चंद का ताम्रपत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, श्रीदेव सुमन की बात करें, इन्होंने 84 दिन का ऐतिहासिक अनशन किया था। 3 मई 1944 को इनका अनशन शुरू होता है और 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो जाते हैं। तो 25 जुलाई को मनाया जाता है बलिदान दिवस। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इस दिन में सुमन स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया था? शहीद 44 में हुए थे, लेकिन जो पहला सुमन स्मृति दिवस मनाया गया था वो 1946 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था? देखिए, गब्बर सिंह नेगी की बात करते हैं, विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले ये दूसरे गढ़वाली सैनिक थे और मरणों उपरांत पाने वाले पहले सैनिक थे। ठीक है, ब्रिटिश काल का ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता था विक्टोरिया क्रॉस। इनको दिया गया था न्यूवे शैपल युद्ध के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस में न्यूवे शैपल नामक जगह पर जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें ये शहीद हो गए थे। ठीक है, ये आपके टिहरी के थे, चंबा के निकट के निवासी थे। नेक्स्ट है, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1922 में कौन सा समाचार पत्र निकाला था? इन्होंने निकाला था तरुण कुमाऊं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और तरुण कुमाऊं समाचार पत्र कहां से आता था? यह आपके लैंसीडाउन से आता था, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कतूरी काल में प्रभातार कौन होता था? तो कतूरी शासन काल के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनके भी क्वेश्चन आते हैं। कतूरी शासन काल में प्रभातार भूमि की नाप करने वाला अधिकारी होता था। ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग अधिकारी होते थे, जैसे प्रजा से जो बेगार लेते थे, बेगार को बिष्टी कहा जाता था उस समय, तो उसके लिए भाट और चाट नामक अधिकारी रखे गए थे। भूमि के अभिलेखों को जो अपने पास रखता था उसके लिए उपचारिक नामक अधिकारी रखा गया था। खनिजों और जंगलों की जो रक्षा करता था उसके लिए खंडपति नामक अधिकारी होता था। व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए वर्मपाल नामक अधिकारी होता था। कतूरी काल में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी उसे कर्मांत कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो पशुओं से दूध आदि प्राप्त करता था उसे आभीर कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सीमाओं का जो रक्षक होता था उसे प्रांतपाल कहते थे। गृहद्वारों का जो रक्षक होता था उसे घटपाल कहते थे। ऐसे क्वेश्चन आपका बनता है, इनको आपने ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के हिस्ट्री से जुड़े हुए 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया। और जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट सीरीज आपके अब 150 प्रश्नों तक यहाँ पर कवर हो गई है। आज भी हमने इनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही 150 हैं, लेकिन अगर आप पूरे कॉन्सेप्टों को देखते हुए चलेंगे आपके 150 से कई ज्यादा प्रश्न हम यहां पर कवर कर चुके हैं। इसी प्रकार पूरी हिस्ट्री के आपको यहां पर रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। हिस्ट्री के जिस सेगमेंट में जिस टॉपिक के आपके क्वेश्चन फंसते हैं आप उनकी डिटेल क्लास को प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर यहां पर हो सके। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।